हम बात कर रहे हैं फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल की प्रबलता का। हम जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्लीय गुण एसिड समूह में उपस्थित अनुनाद के कारण ही होता है। ठीक है, जो आपको फॉर्मेल्डिहाइड में बहुत अच्छे से दिखेगा आपको, है ना, जो OH समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता के कारण उत्पन्न होता है। ये देखिए, ये RCOOH है। यहाँ से जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था ऑक्सीजन का, वो इस कार्बोनिल समूह की ओर स्थानांतरित हो गया। फलस्वरूप ये आंशिक रूप से धनावेशित हो गया, ये भी धनावेशित होता है। दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा और ये हाइड्रोजन आयन बहुत आसानी से मुक्त हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलेट आयन। ऑक्सीजन परमाणु पर धनावेश के कारण यही जो बात मैंने बोली वही लिखी है। OH बंध से इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन की ओर विस्थापित होता है, जिसके फलस्वरूप OH का हाइड्रोजन परमाणु प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है और एक कार्बोक्सिलेट आयन बनता है जो स्थानीकृत हो जाता है। ठीक है, जो स्थानीकृत हो जाता है क्योंकि अनुनादी ऊर्जा कम होने के कारण कार्बोक्सिलेट एसिड जो है वो बहुत अधिक स्थायी होगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखिए आप बहुत ध्यान से। RC डबल बॉन्ड OOH निकल चुका है। ठीक, उसके बाद अपन आ रहे हैं अनुनादी संरचना में। RC डबल बॉन्ड O, फिर से पहले डबल बॉन्ड ऊपर था फिर नीचे लाए, फिर आंशिक एकल के रूप में बांट दिए, यानी इसको भी आधा डॉटेड लाइन वाला बंध दे दिए, इसको भी डॉटेड लाइन वाला बंध दे दिए। ये सेम चीज होती है फॉर्मेट आयन में, देखिए। ठीक है, इसलिए ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अब आगे इसी की बात करते हैं अपन। देखिए, अम्ल की प्रबलता के क्रम की बात कर रहे हैं तो फॉर्मिक एसिड के बाद बारी आती है एसिटिक एसिड की। ऑब्वियसली एसिटिक एसिड इससे दुर्बल हो जाएगा। कारण ये है कि एसिटिक एसिड में एक मेथिल समूह होगा। मेथिल समूह पर धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव पाया जाएगा, अर्थात मेथिल समूह जो है अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बोनिल समूह की ओर स्थानांतरित कर देगा और कार्बोनिल समूह COH पर प्रेरणिक प्रभाव के कारण OH भाग तक पहुंच जाएगा। ये प्रेरणिक प्रभाव स्थानांतरित होकर OH तक पहुंच जाएगा, जिस कारण ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व इस बार बढ़ेगा वो OH की ओर बढ़ेगा। फलस्वरूप O और H बंध बहुत आसानी से क्या होंगे, आयनित नहीं हो पाएंगे, है ना। इसके कारण अम्लीय गुण घट जाएगा। यही पावर और कहाँ बढ़ जाएगा, जैसे ही ये C2H5OH हो जाए, C2H5COOH होएगा तो प्लस I प्रभाव और ज्यादा हो जाएगा और ये OH कि बंध की प्रबलता और बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म इसी तरफ विस्थानीकृत होगा या स्थानांतरित होगा, जिसके फलस्वरूप ये OH बंध जो है वो प्रबल होता चला जाएगा और हाइड्रोजन का निकलना थोड़ा कठिन होगा, या ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का आयनन थोड़ा कठिन हो जाएगा। अतः प्रोपियोनिक अम्ल जो है वो एसिटिक अम्ल से भी दुर्बल अम्ल होगा। क्लियर। रासायनिक गुण देख रहे हैं हम एसिटिक अम्ल का। सबसे पहले हम देख रहे हैं, इस अभिक्रिया का नाम है हेल-वोलॉर्ड-ज़ेलेंस्की अभिक्रिया। इसको HVZ अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। एसिटिक अम्ल क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फास्फोरस और आयोडीन से क्रिया करके अल्फा मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, अल्फा अल्फा डाइक्लोरो एसिटिक एसिड और बहुत देर तक रख देंगे तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड तक बनाता है, जिसे हम HVZ अभिक्रिया कहते हैं। ये देखिए, ये था एसिटिक एसिड, आपने क्लोरीन दिया, अभिक्रिया इस यहाँ तो कुछ होना ही नहीं है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटना है, तो इसे एक हाइड्रोजन को आप यहाँ से हटाएंगे, HCl निकलेगा, एक क्लोरीन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा CH2Cl प्लस HCl आपने निकाल दिया। फिर से ये कंटिन्यू होगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 से, तो अब की बार दूसरा हाइड्रोजन हटाएंगे, CHCl2COOH करेंगे, HCl बाहर निकालेंगे। फिर कंटिन्यू होगा, तीसरा हाइड्रोजन हटाएंगे, CCl3COH ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ तक आप HVZ बोल सकते हैं। ये कब हुआ, जब आपने बहुत देर तक रख दिया तब ये क्रिया हुई, तो HVZ यहाँ तक माना जाता है। उसके बाद इसको बहुत देर तक रखा रहने के कारण ये क्रिया होती है। अगली अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया मैंने आपको कहा एल्डिहाइड कीटोन में बहुत बताई है। ये देखिए, प्रबल ऑक्सीकारक अगर आपने डाल दिया फॉर्मिक अम्ल में तो प्रबल ऑक्सीकारक डलते ही ये टूट जाएगा CO2 में और H2O बाहर निकल जाएगा। ये एक ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। अगला जो ऑक्सीकरण आपको दिखेगा, अगला जो आप ऑक्सीकरण देख रहे हैं वो फॉर्मिक अम्ल की टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया हो रही है। तो टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया होगी तो ये CO2 उड़ाएगा, ये वाला H, ये वाला H और ये वाला O निकल जाएगा और ये 2Ag मुक्त होगा जो रजत दर्पण का निर्माण करेगा।
है ना। और फेलिंग विलियन फॉर्मिक अम्ल के साथ क्रिया नहीं करेगा क्योंकि ये दुर्बल ऑक्सीकारक है। फॉर्मिक अम्ल मर्क्यूरिक क्लोराइड से भी क्रिया करके सफ़ेद अवक्षेप और ग्रे पीपीटी देता है। वो कैसे होता है, ये देखिए फॉर्मिक अम्ल की 2HgCl2 से क्रिया, इसे कोरोसिव सप्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोरोसिव सप्लीमेंट। तो ये टूटा CO2 में, ये 2Cl और 2H 2HCl और ये Hg2Cl2 बाहर निकलेगा जिसका सफ़ेद अवक्षेप आएगा। अब जैसे ही Hg2Cl2 में बदलता है मर्क्यूरिक क्लोराइड हो गया, ये मर्क्यूरस था, इसे कैलोमल कहते हैं मार्केट में इसका नेम कैलोमल से चलेगा, ये कोरोसिव सप्लीमेंट से चलता है। तो ये फिर से फॉर्मिक अम्ल से क्रिया कर रहा है, फिर वही होगा, ये वाला CO2 उड़ाइए, ये वाला H 2Cl के साथ उड़ा दीजिए, केवल 2Hg बचेगा जो ग्रे पीपीटी के रूप में मुक्त होगा। स्लेटी कलर का अवक्षेप आपको प्राप्त होने वाला है। अगली जो अभिक्रिया है वो हाइड्रोजन के कारण हो रही है। कौन से हाइड्रोजन के कारण, RCOOH बंध के हाइड्रोजन को, यानी इसको हटाओगे आप। तो ये आपको सभी धातुओं से क्रिया करनी है। देखिए आप पोटेशियम से कर सकते हैं, सोडियम से कर सकते हैं, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम। यहाँ पे 2 अभिक्रियाएं हैं, पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम से, लेकिन आपको सबसे करना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए एसिटिक एसिड का 2 मोल लिया है, या तो सोडियम लेंगे या पोटेशियम लेंगे, H को हटाएंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, H2 बाहर निकल जाएगा। मैग्नीशियम से करेंगे तो 2 मोल लेंगे, 2 मोल लेते ही क्या हुआ आपका, CH3CO ऊपर लिखा, CH3CO नीचे लिखा, दोनों H हटाया, Mg से जोड़ दिया, मैग्नीशियम एसिटेट का निर्माण हो गया। अगली जो अभिक्रिया दिख रही है आपको क्षार के साथ दिख रही है। आप एसिटिक एसिड की NH3 से क्रिया करा दीजिए, NH4 बना दीजिए भाई, इसको CH3CO NH4 बन गया, अमोनियम एसिटेट। धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से क्रिया करानी है आपको। ये एसिटिक एसिड है, ये बाइकार्बोनेट है, Na को जोड़िए, H2CO3 ना निकाल के आप H2O और CO2 निकाल दीजिए। और H2CO3 भी कई जगह निकला हुआ दिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2CH3COH की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से करना है, सेम रिएक्शन होगा, यहाँ पे फिर से Na जुड़ेगा, ठीक है, और ये वाला 2H, एक को H2O और बचा हुआ CO2 निकल जाएगा। क्लियर।